हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित 25 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इन प्रश्नों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब बटन की साइड में बेल आइकॉन बना हुआ है उसमें प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आपको मिल सके, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये हर प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल का हो या किसी भी राज्य का एग्जाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग कितने प्रकार के अनाज उगाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कितने प्रकार के अनाज उगाते थे? तो इसका सही जवाब है कि सिंधु सभ्यता के लोग टोटल 9 प्रकार के अनाज उगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग 9 प्रकार के अनाज उगाते थे। वो 9 प्रकार के अनाज उगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। दूसरा प्रश्न, पवन ऊर्जा के स्थापित करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा को स्थापित करने के मामले में भारत इस समय दुनिया में 5वें स्थान पर स्थित है। भारत दुनिया में 5वें स्थान पर स्थित है। भारत से पहले या भारत से ज़्यादा जो पवन ऊर्जा उत्पादित करते हैं उनके नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 1 पोजीशन में संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान पर है जर्मनी नंबर 2 पर। तीसरे स्थान पर है स्पेन और चौथे नंबर पे है चीन और 5वें नंबर पे है भारत। तो ये है पवन ऊर्जा की स्थापित के मामले में भारत का स्थान 5वें नंबर पे। पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में जर्मनी, तीसरे में स्पेन, चौथे में चीन और 5वें में भारत। तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 5वां स्थान। देश के प्रथम सोलर प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है? तो देश में प्रथम सोलर प्लांट की स्थापना की गई है अमृतसर में। अमृतसर जो कि पंजाब का एक शहर है, यहां पर देश के प्रथम सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। अमृतसर आप तो सभी जानते हैं कि यह एक पंजाब का शहर है। यह जाना जाता है स्वर्ण मंदिर के लिए। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है। अब स्वर्ण मंदिर किनका देवस्थान है? तो यह सिखों के लिए ज्यादा महत्व रखता है। क्या? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में। अमृतसर किस राज्य में है? पंजाब में। और पंजाब के अमृतसर में देश के प्रथम सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। चांदी का सर्वाधिक भंडार भारत में किस स्थान पर पाया जाता है? तो चांदी का सर्वाधिक भंडार भारत के जिस स्थान पर पाया जाता है वह राज्य है राजस्थान। चांदी सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। भारत में, विश्व में नहीं, भारत में चांदी सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। चांदी कैसी? अब चांदी के बारे में तो सिल्वर, चांदी को क्या बोलते हैं? सिल्वर। यह एक कैसी धातु है? तो यह एक चमकीली धातु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 47। चांदी का परमाणु क्रमांक क्या है? 47 और इसका द्रव्यमान कितना है? 107.9। यह एक तन्य धातु है। तन्य मतलब इसे हम खींच सकते हैं, तार जैसे इसे खींच सकते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चांदी का उपयोग या तो तार बनाने में या आभूषण के बनाने में किया जाता है। तो चांदी का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? राजस्थान में। चांदी को हम और क्या? सिल्वर बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 47। यह एक किस प्रकार की धातु है? तन्य धातु, मतलब इसे हम खींच सकते हैं। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तार बनाने में और आभूषण के बनाने में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में वह राज्य जहां पर सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि अब 2 भागों में विभाजित हो गया है। किसमें? तेलंगाना और सीमांध्र या आंध्र प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो चुका है।
ठीक है, यहां पर सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन सबसे अच्छा जो अभ्रक पाया जाता है वो पाया जाता है बिहार में। बिहार में सबसे अच्छा अभ्रक पाया जाता है, जिसके लिए यह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। पूरे वर्ल्ड में बिहार का अभ्रक प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। यह सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे अच्छा कहां का होता है? बिहार का होता है। उत्पादन के मामले में जो द्वितीय स्थान पर राज्य है अभ्रक पैदा करने के लिए, वह है राजस्थान। राजस्थान में द्वितीय नंबर, राजस्थान का द्वितीय नंबर है अभ्रक को पैदा करने के लिए। यदि हम यहां देखें तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। सबसे अच्छा अभ्रक होता है बिहार का, जो कि वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। और भारत में दूसरे नंबर पर अभ्रक पाया जाता है राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र किस प्रकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार का था। यह किस आकार का क्षेत्र था? तो यह त्रिभुजाकार क्षेत्र था। सिंधु घाटी का पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार का था। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इसमें जो निवासी रहते थे उनको मुख्यतः दो नाम से जाना जाता था, एक द्रविड़ और दूसरे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, ये दो तरीके के निवासी सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। इस सभ्यता को प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र था वह था सूतकांडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थान था आलमगोर, जो कि मेरठ में है। उत्तरी स्थान था मांदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और दक्षिणी पूरा स्थान था टाइमबाग, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये इसके चारों छोर थे। सिंधु सभ्यता सैनव काल एक नागरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में जो कि बड़े शहर थे वह केवल 6 थे। वह थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। यह इसके मुख्य शहर थे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जिस अनुच्छेद में निहित है वह अनुच्छेद 123। 123 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वह इसका अधिकार हमेशा नहीं कर सकता। इसका अधिकार करने के लिए उसे संसद की मंजूरी दिलानी होती है। संसद की मंजूरी के बाद ही वह कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जबकि संसद के पास समय ना हो और कानून बनाना अनिवार्य हो। संसद के पास समय न हो और कानून बनाना अनिवार्य हो, तभी वह अनुच्छेद 123 का उपयोग कर सकता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रभाव होता है। यह भारत का प्रथम व्यक्ति भी कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही भारत में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, और यदि कोई विदेशी देश भारत में राजदूत नियुक्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी होता है। क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास होती है। वह किसी को भी क्षमादान कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विभाग विज्ञान आता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशकों द्वारा कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है शिमला में। शिमला जो कि पर्यटन स्थल भी है, वहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र जो कि शिमला में स्थित है, यहां पर आलू की नई नई प्रजातियों को विकसित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को पदभार संभाला है। रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर अब तक कुल 25 लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ब्रिटिश थे ऑसबर्न स्मिथ थे, जबकि सीडी देशमुख भारतीय बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है। सन 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो सन 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। अभी 2019 में ही 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। इस बैंक की मुख्य पहचान यही है कि इसे महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा संपादित किया जाता है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा 4 टकसालों में, जो कि मुंबई, अलीपुर, सैफाबाद, हैदराबाद, ये कहाँ है? हैदराबाद में, और चेरियापल्ली जो कि हैदराबाद में ही स्थित है। इन 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो यहां पर वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्कों की ढलाई संपादित की जाती है, जबकि भारतीय नोटों का छापने का कार्य किसका होता है? आरबीआई का होता है। 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय द्वारा ही संपादित किया जाता है। भारत में नोटों का प्रचलन 1861 में आया था। भारत की जो पहली मुद्रा थी वह थी विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला। यह भारत में नोटों की पहली श्रृंखला थी, जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। साल 1950 में पहला सिक्का ढाला गया था। सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उसी समय भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। 1 रुपया 16 आना या 64 पैसे का मिलकर बनता था, और 1 आने का मतलब होता था 4 पैसा। जो 1 रुपये होता था वह 16 आने या 64 पैसों से मिलकर बनता था, और 1 आने की कीमत जो होती थी वह 4 पैसे की होती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला तैरता एटीएम कहां पर बनाया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है कोच्चि में। कोच्चि में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है। इसे कोच्चि में सन 2004 में लॉन्च किया गया है, और महीना था फरवरी,
और दिन था 9 फरवरी 2004 को इसे लॉन्च किया गया है। एटीएम केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम के स्टीमर में इसे लगाया गया है। भारत में इंपीरियल बैंक के नाम से कौन सा बैंक जाना जाता है? तो भारत में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को ही हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं। 1955 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह हुई थी 28 जनवरी 1921 को। 1921 को इसकी स्थापना हुई थी और इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से अब जाने लगा है। वन उत्पादकता केंद्र कहां पर स्थित है? तो वन उत्पादकता केंद्र स्थित है रांची में। रांची में वन उत्पादकता केंद्र स्थित है। यह एक मुख्य अनुसंधान केंद्र है जो सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल में व्यापक तथा मनोहर पूर्वी हिमाचल, बिहार तथा अन्य वनों और वन्य प्राणियों की संबंधित सूचना को एकत्रित करता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। और जल संसाधन मंत्री, जो जल संसाधन मंत्री होते हैं वह इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव परिषद के सचिव होते हैं। राष्ट्रीय मानवता अधिकार की स्थापना कहां पर हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कहां पर हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसका प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में 2018 न्यायमूर्ति एच.एल. दत्त इसके वर्तमान अध्यक्ष पर आसीन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। इसके दो और अन्य सदस्य वह हैं लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का भी होता है, लेकिन वह ना तो किसी संसद में बैठता है और ना ही किसी चर्चा में भाग लेता है। धन विधेयक के मामले में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधान होगा, जैसे कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना, इसमें कोई परिवर्तन ना करना, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना और किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना, भारत की संचित निधि या अकस्मित निधि में कुछ धन डालना या निकालना, भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा करना। ये सभी ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर धन विधेयक को माना जाता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110वें अनुच्छेद में। और इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के पास होता है।
कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो झरिया, जो कि झारखंड में स्थित है, यहां पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का भाग किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो भारत में कुल विद्युत उत्पादन का भाग सबसे ज्यादा वो जो है वह ताप विद्युत से उत्पादित होता है। लगभग 70% ताप विद्युत से उत्पादित होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी सन 1954 में। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना दिनांक 3 अगस्त 1954 में की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण विभाग होता है जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत सरकार द्वारा बैंकों में मानव संसाधन दक्षता सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा बैंकों में मानव संसाधन दक्षता सुधार हेतु खंडेलवाल समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों यह थे जनरल नॉलेज से संबंधित 25 प्रश्नों का ब्रीफ नॉलेज। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। और यदि आप नए यूजर हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।